बीपीएससी प्रीवियस ईयर पीडीएफ पेपर के अंतर्गत आज का पेपर है 41वीं बीपीएससी का प्रश्न पत्र। और इसके अंतर्गत हम लोग 150 प्रश्नों को देखेंगे। और आज का प्रश्न है कि पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना के प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 शेरशाह ने। और कहा जाता है कि वर्तमान पटना के निर्माण का श्रेय शेरशाह को है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1908 में। और इसके अनुसार कहा जाता है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन 1899 से लेकर के 1900 के बीच हुआ था। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1902 से 3 में छोटा नागपुर क्षेत्र में फिर से भूमि की माप की तथा 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया। और इसके अनुसार छोटा नागपुर क्षेत्र में बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई थी। और अगला प्रश्न है कि हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा। और इसके बारे में कहा जाता है कि हेनसांग की भारत यात्रा 630 से 644 के समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन 647 तक शासन किया था। और उसी समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे बना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी का। और कहा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राजप्रासाद अनेक स्तंभों वाला भवन था जो लकड़ी के धरातल पर स्थित था। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में नहीं हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कादम्ब। कादम्ब का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ है। और कहा जाता है कि अनुमानतः संगम साहित्य की रचना 100 ईस्वी और 250 ईस्वी के बीच की गई। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों के बारे में पता चलता है जिसमें चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं और दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला में कथन 1, और कथन 1 कहता है कि 12वीं सदी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। और कारण है इसका आर कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए और आर सही है तथा आर ए के सही व्याख्या नहीं करता है। और कहा जाता है इसके बारे में कि 11वीं सदी के पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना शुरू किया जिससे नालंदा का महत्व घटने लगा। और 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी ने इस महाविहार को जला डाला तथा भिक्षुओं की हत्या कर दी। इस तरह महान शिक्षा का केंद्र को दुखद अंत हुआ। अगला है कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। कहा जाता है कि एल्फिंगस्टन ने शाहजहां के काल को मुगल को स्वर्ण युग कहा। अगला प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम वाइज अनुसार सही क्रम में अंकित करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले देवरा का युद्ध और उसके बाद चौसा का और उसके बाद कनौज और फिर उसके बाद सरहिंद का। और कहा जाता है कि देवरा का युद्ध दोहरिया के युद्ध जो नाम से जाना जाता है वह अगस्त 1932 में महमूद लोदी के विरुद्ध हुआ था। और दूसरा चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को शेरशाह के विरुद्ध लड़ा गया था। और तीसरा है कनौज का युद्ध 17 मई 1540 शेरशाह के विरुद्ध ये भी लड़ा गया। और चौथा है सरहिंद का युद्ध, यह 22 जून 1555 को सिकंदर सूरी के विरुद्ध में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 जफर खां का। कहा जाता है कि 1299 में कुतलुक
ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली पर हमला किया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां मारा गया था। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। और कहा जाता है कि ऐबक के राजाभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह बाद यानी 24 जून 1206 को लाहौर में हुआ और उत्तर पश्चिम से आने वाले संकट का सामना करने के लिए उसने दिल्ली की जगह लाहौर को राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1829 में। और राजा राम मोहन ने 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया और इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना तथा एकेश्वर को भी शिक्षा देना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ने के बाद 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1815 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका उत्तर हो जाएगा आगा खां ऑप्शन सी। कहा जाता है कि सांप्रदायिकता के सिद्धांत को ठोस आकार देते हुए सन 1906 में आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मुहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड बेलेल्जी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। कहा जाता है कि 1798 से 1805 जो बेलेल्जी का शासन था कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य थे हैदराबाद। हैदराबाद 1798 में स्वीकार किया था और फिर उसके बाद मैसूर 1799 में और फिर मैसूर के बाद तंजौर अक्टूबर 1799 में और उसके बाद अवध नवंबर 1801 में और फिर उसके बाद पेशवा दिसंबर 1801 में और फिर बरार के भोसले दिसंबर 1803 में और सिंधिया फरवरी 1804 में। जोधपुर, जयपुर, मछली और बूंदी और भरतपुर। अगला प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया। और कहा जाता है कि शाह शुजा 1850 में काबुल की गद्दी पर बैठा, किंतु उसके महमूद ने 1809 में उसे विस्थापित कर दिया। फलतः शाह शुजा ने काबुल का राज्य पाने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और महाराजा को कोहिनूर हीरा भेंट किया। अगला प्रश्न है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो कौन निर्वाचित हुए 1938 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। और कहा जाता है कि फरवरी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और पुनः जनवरी 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद कांग्रेस के प्रधान चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो कब स्थापना हुआ था रामकृष्ण मिशन का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1893 में। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था कि देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। और कहा जाता है कि मार्च 1919 में सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया और उसके विरोध स्वरूप जिन्ना जी, मालवीय जी तथा मजरूहुल हक ने काउंसिल के त्याग पत्र दे दिया और इस एक्ट के अनुसार सरकार के किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए
तथा दोषी साबित किए जेल में बंद कर सकती थी। कहा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 7 नवंबर 1931 में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया, किंतु इस सम्मेलन में भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न सांप्रदायिक समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया। गांधी जी निराश होकर के 28 दिसंबर 1931 को भारत लौट आए। और अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कैद किया गया था। तो कहाँ कैद किया गया था गांधी जी को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगा खां पैलेस में। और 8 अगस्त 1942 के मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और 9 अगस्त को तड़के ही सभी नेताओं को कैद कर लिया गया और गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में तथा अन्य नेताओं को अहमदनगर किले में नज़रबंद कर दिया गया था। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंगस। और वारेन हेस्टिंगस 1772 से 1785 के समय 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोहरे प्रणाली यानी द्वैध शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। फलतः वारेन हेस्टिंगस ने दोनों उपदीवानों यानी सिताब राय और रजा खां को हटा करके उनकी शक्तियां खुद ग्रहण कर ली। अगला है कि बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। और कहा जाता है कि प्रसिद्ध बरदौली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया और किसानों ने भू राजस्व वृद्धि का विरोध किया था और अपनी मांग को सफल रखा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो राजकोट सत्याग्रह में। कहा जाता है कि खेड़ा 1918 में, खेड़ा 1918 में और असहयोग सत्याग्रह 1920 में तथा वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। और वाइकोम जो श्रवणकोर को सत्याग्रह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था और इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे टी.के. माधवन, के. कल्पकम और के.पी. केशव मेनन नायर। गांधी जी मार्च 1925 को वाइकोम गए। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में हुए? तो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जो थे वह बिहार और संयुक्त प्रांत में हुए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार और संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर। अगला है कि बिहार में इसके बारे में कहा जाता है कि बिहार में 1857 विद्रोह के व्याप्ति पटना 3 जुलाई 1857 में और दानापुर 25 जुलाई को, मुजफ्फरपुर 25 जुलाई को और आरा 1857 में जुलाई में, लेकिन मुंगेर इस विद्रोह से अप्रभावित रहा। और अगला प्रश्न है कि स्तंभ 1 अंकित पुस्तकों का स्तंभ 2 में अंकित लेखकों को सुमेलित करना है। यानी स्तंभ 1 में पुस्तक और स्तंभ 2 में लेखक को दिया गया है जो सही मिलान करना है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक ताराचंद हैं। इसका मिलान ऑप्शन 1 के 1 होगा। अगला है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ऑप्शन 2 के। तो इसका लेखक के दत्ता हैं। ऑप्शन 2 के 5 हो जाएगा। और अगला है ऑप्शन 3 आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन 6। और डी के प्रेसेप्ट ऑफ जेसेस
इसका लेखक होगा राजा राम मोहन राय। और अगला है कि आवर इंडियन मुस्लिम, तो अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के चलते। अगला प्रश्न, और इसके बारे में कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जिसमें सर्वप्रमुख था केंद्रीय नेतृत्व का अभाव तथा देश के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह के बीच तालमेल का अभाव, और संपूर्ण आंदोलन के पास ऐसा कोई एकीकरण तथा प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं था जिसे सत्ता प्राप्ति के बाद क्रियान्वित किया जाता। अगला प्रश्न है कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यावधि के पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। और इसके बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की पूर्ण विफलता के कारण क्रांतिकारी आतंकवाद में पुनः उग्रता आई और बंगाल में पुरानी अनुशीलन तथा युगांतर समितियों पुनः जाग उठी तथा उत्तरी भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में क्रांतिकारी संगठन बन गए। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बारे में, यानी उसके बाद गांधी जी का महत्व दिया गया था, तो किस रूप में गांधी जी को महत्व दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, रचनात्मक के रूप में, कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से निराश लौटने के बाद सांप्रदायिक पंचांट यानी 1932 और पूना समझौता 1932 के बाद गांधी जी हरिजन उद्धार की ओर मुड़ गए और 1932 में उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया और 1934 में बिहार में भयानक भूकंप आया और गांधी जी ने कहा कि आंदोलन की जगह राहत कार्यों में जुट जाना चाहिए। फलतः मई 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालचारी। कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन, जो 24 मार्च 1947 से 20 जून 1948 तक रहा, के ब्रिटिश भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालचारी 21 जून 1948 से 25 जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और साथ ही वे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन से। और इसके बारे में कहा जाता है कि 1942 के आंदोलन के सरकारी दमन के बाद इस आंदोलन ने भूमिगत रूप धारण किया और इस भूमिगत आंदोलन से जुड़े नेता थे अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी, उत्साह मेहता आदि। और इस संदर्भ में जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ता की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही। अगला प्रश्न है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप प्यारेलाल थे और कहा जाता है कि नोआखली काल 1946-47 में गांधी जी के साथ उनके निजी सचिव प्यारेलाल थे। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में गांधी जी के नेतृत्व में व्यापक जनसंपर्क का आह्वान किया गया और साथ ही कहा गया कि यदि कांग्रेस के सभी नेता कैद हो जाएं तो संघर्ष में शामिल प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना मार्गदर्शक बने। गांधी जी ने इसी दिन करो या मरो का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1913 में। और इसके बारे में कहा जाता है कि लाला हरदयाल ने रामचंद्र तथा बरतुल्ला की सहायता से 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सान फ्रांसिस्को शहर में
गद्दर पार्टी की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक है, क्योंकि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनसे अतिवादियों तथा उदारवादियों के बीच पूर्ण मेल स्थापित किया। और कहा जाता है कि 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादियों ने अतिवादियों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया था और होम रूल लीग आंदोलन के बाद अतिवादियों की बढ़ती लोकप्रियता तथा गोखले तथा फिरोज शाह मेहता की 1915 में मौत के कारण 1916 में अतिवादियों को कांग्रेस में वापस ले लिया गया और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसको मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902 नव हिंदूवाद के प्रचार के रूप में उभरे और इन्होंने 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिए थे। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है, तो भारत में दूसरा हो जाता है जनसंख्या के घनत्व के अनुसार। हालांकि वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रथम स्थान पर बिहार आ गया और जनसंख्या घनत्व 110 है, परंतु 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार दूसरा स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि चेरापूंजी अवस्थित है, तो मेघालय में इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेरापूंजी मेघालय में है। और चेरापूंजी के बारे में कहा जाता है कि मेघालय राज्य में अवस्थित है और मासिनराम में संसार में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, जो खासी पहाड़ियों में स्थित है और चेरापूंजी इससे 16 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किस नाम से जाना जाता है, विदर्भ को और किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के अंग है विदर्भ। और इसके बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र राज्य 1960 ईस्वी में गुजरात से अलग होकर के अस्तित्व में आया और दोनों मुंबई प्रांत में सम्मिलित थे। ऐतिहासिक दृष्टि से महाराष्ट्र के 3 भाग हैं, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठावाड़ा। इनमें विदर्भ ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन है। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल का। और कहा जाता है कि भारत का चावल का क्षेत्र संसार में सबसे अधिक है, लेकिन चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है और यह कुल फसली क्षेत्र का 1/4 भाग में उगाई जाती है और उष्णकटिबंधीय पौधे हैं। प्रचुर उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है, तो पटसन उत्पादक राज्य इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। और पटसन जो जूट के नाम से प्रसिद्ध है, उष्ण और आर्द्र जलवायु की फसल है। जूट पौधे से रेशा प्राप्त किया जाता है और जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है कि भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, तो भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भद्रावती नदी पर। और कहा जाता है कि विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड भद्रावती कर्नाटक राज्य में 1923 में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम कंपनी थी। अगला है कि गंगा के मैदान को पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है, तो बांगर कहलाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गंगा की पुरानी अपेक्षाकृत ऊंची भूमि पर फैले प्राचीन जलोढ़कों को बांगर कहते हैं और नवीनतम जलोढ़कों को, जो बाढ़ वाली मैदान है, उनको निम्न भूमि भी कहते हैं और निम्न भूमि को खादर के नाम से जानते हैं और पंजाब में इसे वेट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो पेलियोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत पेलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं और
कैलिडोनियन पर्वत निर्माणकारी हलचल के परिणाम स्वरूप विभिन्न पर्वत श्रेणी एवं चट्टानों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं। तो कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे क्या है, तो वे भार भम सममूलक है। और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कपास भार सममूलक कच्चे माल पर आश्रित है। चूँकि कपास से सूती कपड़ा तथा रुई बनाने में जितना माल लगता है उतना ही तैयार होता है और उतना ही कपास की खपत होती है। अगला प्रश्न है कि पटना के स्थानीय समय क्या है, तो भारतीय मानक समय। और कहा जाता है कि भारत का मानक समय 82:30 पूर्वी देशांतर पर निश्चित किया गया, जो इलाहाबाद है गुजरता है तथा पटना 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। और इस प्रकार 3 डिग्री का अंतर पाया जाता है, अर्थात 3 × 4 = 12 मिनट आगे। अतः पटना का स्थानीय समय भारत के मानक समय से आगे है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। और कहा जाता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह चपाकार डेल्टा का उदाहरण है और इसका विस्तार भारत एवं बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न है कि विश्व के सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर विश्व के सबसे लंबी पर्वतमाला है और यह हिमाचल के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। और एकांकागुआ एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है जो 6960 मीटर लंबा है। अगला है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। कहा जाता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और शुक्र को सूर्य का चक्कर लगाने में 225 दिन लग जाते हैं और इसके वायुमंडल में 97% CO2 गैस पाई जाती है और जिसके कारण बहुत गर्म होता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। अगला है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 365.25 दिन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कहा जाता है कि सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं और पृथ्वी के उपग्रह की संख्या 1 है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतम कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखा में। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं और उन प्रदेशों में भारी वर्षा होती है और गर्म और आर्द्र दशाओं में विभिन्न प्रकार के वनस्पति में तेजी से वृद्धि होती है और यही कारण है कि यहाँ घने जंगल तथा कठोर लकड़ी वाले पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस तारा मंडल से तारे ध्रुव तारों की ओर संकेत करती है वह कौन सा तारा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि तारा मंडल के निकट ध्रुव तारा स्थित रहता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना प्रतिशत भाग, तो 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है और पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जल से ढका है और जल की कुल मात्रा 97% भाग महासागर में तथा 3% अलवण और ताज़ा जल के रूप में उपलब्ध है। अगला है कि पृथ्वी के सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, तो 40 से 50 किलोमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कहा जाता है कि तापमंडल एवं वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को 4 मुख्य स्तरों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है क्षोभ मंडल और दूसरा समताप मंडल और तीसरा मध्य मंडल और चौथा उष्ण या आयन मंडल। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का भंडार होता है और इसकी ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर तक बताई जाती है और ओजोन का सर्वाधिक घनत्व 20 से 25 किलोमीटर के मध्य रहता है और यह पराबैंगनी विकिरण को अवशोषण करता है। अगला है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने का संभावना अधिक रहती है, तो 23 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा की मात्रा। और कहा जाता है कि आर्थिक विकास का तात्पर्य होता है कि किसी देश में गुणात्मक विकास यानी सभी क्षेत्रों में विकास। आर्थिक विकास के लिए बचत दर में वृद्धि का महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे पूंजी का निर्माण होता है और संसाधनों समुचित उपयोग अल्प विकसित देशों में नहीं हो सकती। मूल स्थिरता भी आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष भागीदारी निभाता है, किंतु मुद्रा की मात्रा अल्प विकसित देश अस्फीतिकारी होती है, वे आर्थिक विकास में हानि पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर यानी प्रत्यक्ष कर। भारत सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर है। अगला है कि भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास। और कहा जाता है कि भारत के सभी उद्योगों में सबसे प्राचीन और बृहत उद्योग कपड़ा उद्योग है और यह कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। और भारत में प्रथम आधुनिक स्तर के कपड़ा उद्योग की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुआ था, जो असफल रहा। और मुंबई में 1884 में क्वासजी एन डाबर के द्वारा स्थापित दूसरा मिल था, जो सफल रहा। अगला प्रश्न है कि जीवन बीमा निगम का एक उदाहरण क्या है? तो जीवन बीमा निगम जो है वह निवेश बैंक का उदाहरण है। और कहा जाता है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में की गई थी और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सितंबर 1956 में और साधारण बीमा की स्थापना नवंबर 1972 में और भारत सरकार ने किया था। और ये सभी निवेश बैंक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपये के विनिमय दर निर्धारित होती है तो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। और इसके बारे में कहा जाता है कि भारत में रुपए के विनिमय दर कुछ चयनित मुद्राओं के द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे पौंड, स्टर्लिंग, अमेरिकी डॉलर, जापानी येन तथा जर्मन मार्क आदि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापीय। भारतीय अर्थव्यवस्था दत्त एवं सुंदरम से लिया गया है यह। अगला है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीब में सबसे गरीब के सहायता करना। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के द्वारा चलाई गई थी और इसके तहत देश में निर्धनतम परिवारों को प्रति माह 35 किलो अनाज विशेष रियायती मूल्य पर दिया जाता था। अगला प्रश्न है कि बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 80:20। अविभाजित बिहार के 80% जनसंख्या गाँव में निवास करती है और सर्वाधिक ग्रामीण आबादी उत्तर बिहार में है, जबकि दक्षिण बिहार में शहरीकरण ज़्यादा है। अब झारखंड अलग हो गया है। अगला प्रश्न है कि नीचे वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन ए है और दूसरा कथन आर है और दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इससे संबंधित उत्तर को चयन करें। पहला है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिलती है जितनी की आशा की जाती है। और दूसरा कथन है कि केंद्रीय ढांचे के कारण क्रियान्वयन अपर्याप्त रह जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं करता, करता है। अगला प्रश्न है कि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा आयोजन ठीक नहीं रहा। सभी विकास खंडों के लिए एक सी योजना बनी तथा स्थानीय परिस्थितियों को अनदेखा किया गया और साथ ही प्रशिक्षित लोगों को कमी और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। इसके बारे में कहा जाता है कि भारत के प्रमुख खाद्य फसल चावल और दूसरी गेहूं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के स्वरूप क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था है योजना आयोग। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा।
और कहा जाता है कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक सहकारी परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था के रूप में किया गया था और यह एक गैर संवैधानिक निकाय भी है। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा, मुख्यतः अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण। और इसके बारे में कहा जाता है कि भारत के आर्थिक विकास में निम्नलिखित तत्वों को अवरोध का कार्य किया, जैसे पूंजी का अभाव, पिछड़ी तकनीकी, अकुशल कृषि व्यवस्था और जनसंख्या संबंधी समस्याएं, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण इत्यादि। अगला प्रश्न है कि भारत के 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत के 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 इसका अवधि काल रहा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है और इसके बारे में कहा जाता है कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के उद्देश्य समान है, किंतु दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। और मूल अधिकार अधिकतर राजनीतिक अधिकार है, निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं। और आगे है कि मूल अधिकार को न्यायालय प्रवृत्त करा सकते हैं और न्याय उसकी रक्षा करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी कानून से। और कहा जाता है कि संविधान के 52वां संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून बनाया गया तथा इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 101, 102, 191 में परिवर्तन कर एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये संशोधन मार्च 1985 से लागू हुए और 52वां संशोधन में यह उपबंध था कि यदि कोई व्यक्ति अपने मूल राजनीतिक दल को दल के अन्य सदस्यों के साथ छोड़ देता है और ऐसे सदस्यों की संख्या उस विधायी दल की संख्या के 1/3 से कम नहीं है, तब यह माना जाएगा कि मूल राजनीतिक दल का विभाजन हो गया और ऐसा विभाजन वैध माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 व्यक्ति को। राज्यसभा सदस्य हो सकते हैं और इनमें से 238 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और मनोनीत व्यक्ति यह अपेक्षा राष्ट्रपति से की जाती है। अगला प्रश्न है कि आम चुनाव में मतदान के आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में किया गया था, 21 से घटा करके 18 वर्ष, और 1989 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। नागरिकता के संबंध में संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में उल्लेखित है कि अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा अर्जन एवं निरसन कर सकता है और 1955 में पारित किए गए भारतीय नागरिकता अधिनियम में यह व्याख्या किया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कैवा अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 74 में प्रयोग हुआ है कैबिनेट शब्द का। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी तथा राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। केवल 4 इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। और कहता है कि किसी राज्य का विधानमंडल या विधायिका राज्यपाल तथा राज्यसभा से मिलकर के बनेगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, अस्थाई सदन क्यों कहते हैं राज्यसभा को? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा की गई और यह उच्च एवं अस्थाई सदन है। इसका विघटन कभी नहीं होता और इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होती है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब कदाचार या असमर्थता का आधार पर उसे हटाने जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उन पर सदन के कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए तब। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और कहा जाता है कि भारत ने इंग्लैंड के नकल कर संसदीय लोकतंत्र अपनाया है और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया तो कैवा संशोधन में निर्धारित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और कहा जाता है कि भारतीय संविधान के संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है तो क्या करता है भारतीय 73वां संविधान? तो पंचायत चुनावों का आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समक्ष बनाने का उत्तर। अगला प्रश्न है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संतोष यादव। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी और दूसरी महिला संतोष यादव। और इसके अलावा संतोष यादव 3 बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। अगला प्रश्न है कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था तो किस वर्ष यह प्रारंभ किया गया था मगहर महोत्सव? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1990। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1990 में। अगला प्रश्न है कि अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। और कहा जाता है कि जनसंख्या के दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर इस प्रकार है। 1971 से लेकर के 81 के बीच 24.66% और 81 से लेकर के 91 के बीच 23.85% और 91 से लेकर के 2001 के बीच 21.34%। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता यानी साप्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ था तो कब हुआ था साप्टा का उद्घाटन? तो 7 दिसंबर 1995 को। साप्टा सार्क देशों का एक व्यापार समझौता है और साप्टा का प्रस्ताव श्रीलंका ने सन 1991 में 6ठे शिखर सम्मेलन में रखा था और यह समझौता 7 दिसंबर 1995 से प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो परमाणु नाभिक के अवयव क्या हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
कहा जाता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में होता है। प्रोटॉन धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश तथा न्यूट्रॉन उदासीन कण है। अगला प्रश्न है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिथ्रिन। और कहा जाता है कि एलिथ्रिन संश्लेषित पायरेथाइराइड कीटाणुनाशक है जो मच्छरों को भगाने वाली दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है और मच्छर इसकी गंध से भाग जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला, और इसके बारे में कहा जाता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है समस्थानिक यानी आइसोटॉपर कहलाती है, और तत्वों के समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने के कारण यह है उसके नाभिक प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 50 सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 सेंटीमीटर इसका दूरी होगा। जैसे लेंस की फोकस दूरी बराबर 100/d, जहाँ d डायोप्टर को सूचित करता है, वही 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगर भारी पानी वह पानी होता है, तो भारी पानी क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है वह भारी पानी होता है। और कहा जाता है कि ड्यूटेरियम यानी D2O भारी हाइड्रोजन का नाभिक होता है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है और इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, और ड्यूटेरियम D2O को भी भारी पानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके को और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुए तो लोहे के गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लोहा के गुटका ठंडा क्यों लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लकड़ी के तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है और लोहा ऊष्मा का सुचालक तथा लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है। अतः प्रातः काल लोहा इसलिए ठंडा लगता है कि वह अच्छा चालक होता है और लकड़ी ठंडा कम इसलिए होता है क्योंकि वह कुचालक होता है। अगला प्रश्न है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन गैस है? तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है हवा में, और नाइट्रोजन 78%, वही नाइट्रोजन की मात्रा जो है वह 78% होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा 21%, और ऑर्गन की मात्रा 0.9% और 0.3% में कार्बन डाइऑक्साइड आता है और अन्य गैस आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। और बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि सौर मंडल का सबसे विशाल और अत्यधिक द्रव्यमान वाला ग्रह है और दूरी के क्रम में सूर्य से 5वां स्थान पर यह उपग्रहों की संख्या भी सबसे अधिक है, और इसी की संख्या उपग्रह की संख्या 63 है, जिसमें बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तथा दूरी के क्रम में सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। अगला प्रश्न है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ़ारेनहाइट पैमाने पर मनुष्य का शरीर के ताप 98.6 फ़ारेनहाइट, जबकि सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और शरीर के ताप मापने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र है थर्मामीटर। अगला प्रश्न मैथ से क्वेश्चन है कि दो स्टेशनों के ए और बी के बीच की दूरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 मिनट। अगला प्रश्न है कि सन 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो यह 1993 का करंट अफेयर है, तो अनिश्वर को चुना गया, और 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए हिंदी उपन्यासकार अनिश्वर अर्धनारीश्वर को चुना गया था,
जो पुरस्कार सन 1955 ईस्वी से अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। अगला है कि बिहार के प्रस्तावित मुख्यमंत्री, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान 1995 या 96 में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं, तो 7 इसका उत्तर हो जाएगा। यह करंट अफेयर। अगला प्रश्न है कि अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो 1996 में पूछा गया था कि अल्जीरिया एक अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी अल्जीरियस है एवं 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति लिथाविन जेरुअल थे। तो अभी जो करंट है उसको याद कर ले। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम में प्रवेश पाने वाला नवीनतम सदस्य निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल सदस्यों की संख्या 120 है और इसका पहला सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रवेश पाने वाला नवीनतम सदस्य तुर्कमेनिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान भूतपूर्व सोवियत संघ का सदस्य भी था। अगला प्रश्न है कि सन 1995 का रॉबर्ट एफ कैनेडी मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो यह किसको प्राप्त हुआ है, तो दुआन बित होते को प्राप्त हुआ है यह पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि सन 1995 का विश्व सुंदरी मुकुट पर प्रदत्त हुआ है, तो 1995 का विश्व सुंदरी मुकुट जो है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और इस पुरस्कार की स्थापना 1931 में की गई थी और यह पुरस्कार मिस वर्ल्ड इनकॉर्पोरेशन लंदन द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के सुंदरियों के सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी सौंदर्य के चयन कर उन्हें प्रदान किया जाता है। इसमें 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि शांति निरस्तीकरण एवं प्रगति के लिए सन 1995 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदत्त हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक जनरल ओबासांजो को। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सन 1986 से प्रारंभ किया गया और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति सशक्तिकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी स्मारक निधि द्वारा प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं और सन 1995 में नाइजीरिया के जनरल ओलुसेगन ओबीसेजो यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि एपेक का पूर्ण रूप क्या है, तो एपेक का पूर्ण रूप जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपेक की स्थापना जून 1992 में किया गया था। और अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता के लिए और इसके बारे में कहा जाता है कि प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एपेक की स्थापना की गई थी और 21 सदस्य संख्या है इसका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की तरह एपेक भी एक स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। अगला है कि हिंदी कविता के लिए सन 1995 का व्यास सम्मान पुरस्कार प्रदत्त किया हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक। 1991 से प्रारंभ व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखित योगदान की रचना के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार की राशि 2.5 लाख रुपया है और सन 1993 के व्यास सम्मान कुंवर नारायण को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सन 1995 के विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, तो कहाँ आयोजित हुई थी, तो गोटेनबर्ग में इसका उत्तर हो जाएगा गोटेनबर्ग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 1996 के यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में महिलाओं के एकल प्रतियोगिता किसने जीता था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1995 के इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल प्रतियोगिता का विजेता था, तो आरदी बेरांता इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक। और कहा जाता है कि सन 1995 की इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता आरदी बेरांता ने जीता था। अगला है कि भारतीय तीरंदाज लिम्बा राम ने स्वर्ण पदक जीता था, तो फेडरेशन कप टूर्नामेंट 1995 में जीता था स्वर्ण पदक।
अगला प्रश्न है कि सन 1995 की एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता की पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पाने वाला देश कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 चीन। अगला प्रश्न है कि नवंबर 1995 में अमेरिकी सैनिक की हत्या करने वाले 2 क्रमिक विस्फोट हुए थे। 1995 में अमेरिकी सैनिक की हत्या करने वाले 2 क्रमिक विस्फोट कब हुए थे? तो कहाँ हुए थे? तो इस्लामाबाद में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला है कि विगत वर्षों में भिक्षुगण बिहार में आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। तो गया के महाबोधि मंदिर को नियंत्रण प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन किया गया था और यह आंदोलन 1994-95 में बौद्ध भिक्षुओं को द्वारा किया गया। गया के नज़दीक स्थित बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है उसके नियंत्रण स्थापित करने के लिए आंदोलन किया गया था और इस मंदिर पर बिहार सरकार का नियंत्रण है। अगला प्रश्न है कि का यूरोपीय राष्ट्रीय कप 1995 जीतने वाला देश कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान आधारित तस्कर तिकड़ी। अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान ड्रग्स के मामले में। अगला है कि चोगम शिखर सम्मेलन 1995 आयोजित हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑकलैंड में। अगला है कि द मूवर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो द मूवर्स लास्ट साइंस के लेखक सलमान रुश्दी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि गणराज शेखर को उनकी तमिल फिल्म मेघ मुल्क मिलने वाला पुरस्कार था। कौन पुरस्कार मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का मिला था अवार्ड इनको। अगला है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो लोहरदगा। तत्कालीन बिहार में लोहरदगा जिले की जनसंख्या सबसे कम थी और वर्तमान बिहार में शिवहर सबसे कम है। उस समय में लोहरदगा जो झारखंड से मिला हुआ था, जब बिहार और झारखंड एक में था, तो लोहरदगा इसका उत्तर था और यह रिपोर्ट 2011 के अनुसार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड कैसल ओवर ग्रेज के लेखक कौन है? तो विक्टर दास। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो यह प्रश्न 1995, तो इसका उत्तर हो जाएगा 55 जिले हैं वर्तमान में। अगला है कि बिहार में औद्योगिक, तो बिहार राज्य वित्त निगम के अंतर्गत आ जाता है बिहार में औद्योगिक। अगला है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो पटना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी है। तो कहाँ इसका पट्टी है पटसन उद्योग का? तो कूट मिलान करना है, तो कूट में दिया गया है ऑप्शन 1 उत्तर पश्चिम बिहार के मैदान में, ऑप्शन 3 मध्य दक्षिण बिहार के मैदान में। अगला है कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 से 40% भाग सिंचित है। अगला है कि देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16%। अगला प्रश्न है और इसके बारे में कहा जाता है कि तत्कालीन संयुक्त बिहार का देश के कुल खनिज उत्पादन में लगभग 16% योगदान था, परंतु झारखंड के अलग हो जाने पर वर्तमान में यह शून्य है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार का मुख्य फसल क्या है? तो इसका कूट डी उत्तर हो जाएगा 2 मकई और 3 दलहन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंहभूम से। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर जंगल है, तो छोटा नागपुर जंगल है पतझड़ का और सावाना का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न है कि बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है, तो भारत नेपाल के समांतर में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20 वर्ष के आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर
है कि मानव शरीर में 206 हड्डी 108 होती है। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धनता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि या क्यों अधिक वर्धनता से पीड़ित हो सकते हैं? क्योंकि उनके केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वर्धनता एक आनुवंशिक बीमारी रोग है। अगला प्रश्न है कि HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो एड्स से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट जो है वो कंप्यूटर का भाषा नहीं है। अगला है कि 11वीं जवाहरलाल नेहरू सॉकर टूर्नामेंट का विजेता कौन था? तो इराक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 11 क्रमागत संख्या। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल S4 नोट को सब्सक्राइब करें।